राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष करम सिंह कर्मा जी ने सभी सफाई कर्मचारियों के हित में तुरंत प्रभाव से सभी जोनों का दौरा करते हुए तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों के सभी लाभांशों और उनकी सभी सुविधाओं को कर्मचारियों तक पहुंचाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। आज रोहिणी जोन पहुंचकर डीसी और सभी अधिकारियों से मुलाकात कर कर्मचारियों के हितों में बड़ी घोषणा की और कर्मचारियों की समस्याओं से सीधे कर्मचारियों से बात करके उनका समाधान करने की तुरंत प्रभाव से बात कही। इसमें ये है कि ये कर्मचारी पक्का हो गया था लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया। उससे पहले ही एक दिन पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई उसकी। ऐसा ही एक कर्मचारी और हुआ था, उसको उसके टर्मिनल बेनिफिट आफ्टर डेथ परमानेंट मानते हुए उसके टर्मिनल बेनिफिट उसके घर वालों को दिए गए। इसकी फाइल में वो भी लेटर लगा हुआ है, लेकिन ये 2014 से धक्के खा लिए, इसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा। और अभी इसकी फाइल जो चल रही थी, हेडक्वार्टर ने डिसीजन किया था कि ये जोनल मैटर है, जोनल जोनल को अथॉरिटी है कि वो अपने अध्यापक करें। इन्होंने फिर दोबारा लिखा, वहां से जो लिख कर आया था वो उसमें फाइल की कंसल्ट कर रखने, वो फाइल की कॉपी ही निकाल रखी है। ये कॉपी साफ है, ये कॉपी फाइल में नहीं है। सामान ही नहीं है। आपके पास 1000 वर्कर्स तो नहीं, 1000 वर्कर्स रोहिणी जोन में क्या क्या काम करते हो? डोर टू डोर कलेक्शन और गार्बेज जो उठाते हैं ना, ये कूड़े की गाड़ी वाड़ी वो काम क्या वही है। अरे तुम्हारे तो बहुत शिकायतें आती है। एक एक मैडम काम करने के लिए इनके गाड़ियों पे 70-70, 80-80 हजार रुपए लेते हैं इनके आदमी। नौकरी लगवाने के चलो उनका लेटर लिख बुलाई ना। डिटेल लाए हो कुछ अपने कितने वर्कर है, एसआई कट रहे हैं कि नहीं, पीएफ कट रहा है कि नहीं? फोन में लेके आए? फोन में हम कैसे देखेंगे? आपको हार्ड कॉपी लेके आनी चाहिए थी ना। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप हो कॉन्ट्रैक्टर या सुपरवाइजर हो, ये बताओ। ये सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर हो ना, तो आपके ऑनर को बुलाना। सर मैं एक डेट बता दूंगा आपको, इनके ऑनर को पूरा एसआई पीएफ की डिटेल के साथ भेजिए। हमने तो लिखा भी था इसीलिए कि इनको बुलाना। एचआर से नहीं बात करनी, एचआर क्या बताएगा? वो तो वर्कर है। या तो किसी डायरेक्टर को भेजो या ऑनर को भेजो। क्या आप काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो, उनको बेनिफिट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सर यहाँ हमारे कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ पर आकर के एप्लीकेशन दी और उसकी समरी थी हॉस्पिटल से बुला करके दी, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ अधिकारी इतने निकम्मे बैठे हुए हैं कि उन्होंने वो चेक समय पर दिया ही नहीं। वो तो आपके माध्यम से जब आपकी तरफ से प्रेशर आया तो वो चेक भी जब मिला है। दरअसल होता क्या है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वही लोगों के यहाँ काम हो पाते हैं, अन्यथा कर्मचारी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं ये सीमित लोग हैं जो यहीं पे काम करते हैं। अगर आप अलग अलग वार्डों में समस्याएं देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे सफाई कर्मचारी इतने हरासमेंट हो रहे हैं। कर्मचारियों को सुबह 5 बजे बुलाया जा रहा है, सर 5 बजे बुलाया जाता है, उनसे 3-3, 4-4 बिट्टे कराई जाती हैं और उसके बाद भी उनको संडे को भी बुलाया जाता है। अलग अलग वार्डों से खबर आती है, जब भी हम कहीं से फ़ोन करते हैं, किसी कर्मचारी को फ़ोन हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि भाई मैडम का राउंड है। एक ही समय में मैडम अलग अलग वार्डों में कैसे हो सकती हैं? लेकिन अधिकारियों का इतना ज़बरदस्त प्रेशर है कि कर्मचारियों को डरा करके रखा जाता है, दबा करके रखता है कि पता नहीं ऐसा क्या तूफान आ रहा है। तो सर काम तो हम कर ही रहे हैं, हमारा सफाई कर्मचारी काम चोर नहीं है। घंटा आधा घंटा का फर्क हो सकता है कि सुबह ड्यूटी पे आने में लेट हो जाए, वो इतना ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी काम चोरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप करना ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। उसी के प्रेशर के स्वरूप वार्ड 21 का जो कर्मचारी था उसका नाम देवेंद्र था, ऑन ड्यूटी झाड़ू लगाते हुए उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसको एसआई हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने रेफर कर दिया सरोज हॉस्पिटल में, वहाँ पर सर उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा एक हमारा एक कर्मचारी और भी, वो भी वार्ड सरोज हॉस्पिटल में एडमिट है, वार्ड 22 का, उसका नाम राजेश है सर। तो सर हमारे कर्मचारी मर रहे हैं लेकिन अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता कि कर्मचारी मरे या जिए। तो सर निवेदन है कि इस तरह से कर्मचारी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप ना किया जाए। आप काम करने की तनख्वाह भी लेते हैं, हम काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस तरह से दबाया ना जाए, कर्मचारी का काम समय पर हो। यहाँ पर बहुत सारी फाइलें सर, बहुत सारी लैपटॉप की फाइलें पड़ी हैं। उनमें 50 सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी की प्रथा के अंदर लगा दिया गया। सर ये दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी का शोषण करने का रास्ता खोला जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा नहीं है।
लेकिन अभी 50 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी में लगाए गए हैं, अखिल भारतीय सफाई निगम उनका विरोध करता है, तत्काल प्रभाव से ठेकेदारी प्रथा बंद की गई। 98 से 2000 तक रह गए और सन 2002 तक के सभी कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द हेडक्वार्टर इनकी फाइलें भेजकर इनको पक्का कराया जाए। सर हेडक्वार्टर फाइलें मांगता है, लेकिन जोनों से फाइलें नहीं जा रही हैं वहाँ पर, और सारा का सारा मामला बिलिंग असिस्टेंट अटका के बैठे रहते हैं। इनको बाउंड किया जाए कि एक कर्मचारी को मैक्सिमम कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं अपने टेबल पर। फाइल को पेंडिंग कर दिया जाता है जब तक कर्मचारी उसके कहते हैं कि कर्मचारी को बुलाओ। जब कर्मचारी क्योंकि उसके पास आएगा तो सेटिंग होगी, तब उसके बाद वो फाइल चलती है। ये घोटाला है। लोहड़ी जोन में जिन कच्चे कर्मचारियों का ईपीएफ की कटौती हो रही है, उनका पैसा ईपीएफ अकाउंट में नहीं जा रहा है और ना ही कर्मचारी अपनी ईपीएफ निकाल पा रहे हैं। इस बच्चे कर्मचारियों का पे डिफरेंस का पैसा रुका हुआ है सर, वो एक किस्त में जल्दी से जल्दी दिया जाए। इस लोहड़ी जोन में कितने वार्ड हैं और एक वार्ड में कितने बीट हैं, एक सफाई कर्मचारी से कितनी बीटें कराई जाती है? एक कर्मचारी से एक ही बीट कराई जाएगी। दिल्ली नगर निगम में डेम्स डिपार्टमेंट को मुर्गी बना के रखा हुआ है। कोई भी काम होता है वो सफाई कर्मचारी पे ठोक दिया जाता है। ये एसएस को कह देते हैं, एसएस इंस्पेक्टर को कहता है, इंस्पेक्टर सफाई कर्मचारी करता है। पोस्टर उखाड़ना, मलबा उठाना, ये कोई सफाई कर्मचारी का काम नहीं है। सफाई कर्मचारी का काम सिर्फ सफाई करना है। एसआईसी वाला हेल्थ कार्ड मिलता है, सबको मिला हुआ है? नहीं मिला सर, पीएसआई के पैसे कट चुके हैं, कटते हैं, मगर उनको अभी तक वो कार्ड नहीं मिला। यही ईपीएफ में भ्रष्टाचार है और बीच में शुरू हो गया। मैडम अकाउंट डिपार्टमेंट में आपका जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, वहाँ रिकॉर्ड वेरीफाई करने के लिए फाइलें ढेर लगी हुई हैं, लेकिन जब तक कंसर्न कर्मचारी आकर उससे पर्सन नहीं मिलता है तब तक वो फाइल रिकॉर्ड का कुछ होता नहीं है। इसलिए आप आदेश करें कि उसको थोड़ा ठीक कराएं। देव विभाग के सभी सफाई कर्मचारी को ड्यूटी आई कार्ड जल्द से जल्द दिए जाए। ये तो मैडम पहला काम होता है। आईडी कार्ड तो आईडी कार्ड नहीं मिलेगा आपको? सर इसमें कहते हैं कि आई कार्ड जब बनेंगे जब पैसे लगे, मतलब पैसे लगते हैं। ये भी समस्या आ रही है। मैडम 500 रुपये कार्ड के मांगे जा रहे हैं, और जो सिविक सेंटर में भी बैठे हैं वो भी जब उस वार्ड के इंस्पेक्टर कार्ड इशू करता है, जब पूरी वार्ड के पैसे इकट्ठे करके उसको दे दी जाए, फिर वो कार्ड देगा। फिर वो जो भी इंस्पेक्टर है, जो भी है उनकी वाई करता है, वो 500-1000 रुपये वर्कर से लीजिए, उनके कार्ड का ही पैसा। तो आप एक बार रिव्यू करा लीजिएगा, उस पर कैंप लगा के मैं बताना चाहता हूँ सर, आपके ध्यान देना चाहता हूँ कि आई कार्ड पर प्रावधान हो चुका है कि हमारा सफाई कर्मचारी का नाम सफाई कर्मचारी नहीं लिखा जाएगा, उसमें सफाई सैनिक, और सफाई सैनिक जब है तो उसको वो पावर दी जाए कि हम कंप्लेंट करें तो उसका चालान कटे। हमारे कर्मचारी काम करते हैं, और जो पब्लिक है जागरूक कैसे होगी ये समझ नहीं आता। जब हम चलान के लिए बोलेंगे अधिकारी को, अधिकारी दूसरी पावर से डरता है कि चलान ही काट रहे हैं। मैडम ये समस्या ही काफ़ी हमें फेस करनी पड़ती है नीचे। और औजारों की ये समस्या मैं आपको बता दूँ, औजारों की समस्या झाड़ू के लिए बोलते हैं तो झाड़ू की क्वालिटी इसमें पूरा बिल्कुल बेकार झाड़ू की क्वालिटी आती है, जो कि कर्मचारियों को खुद पे करके खरीदनी पड़ती है। पोल्चिया मतलब पोल्ची जो कि हम नाली में यूज करते हैं तो उससे बढ़ी जाती है। तो मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि या तो यूनियन लीडर को या तो किसी सीनियर कर्मचारी को उसमें इंक्लूड किया जाए, जो कि जो औजारों के बारे में, इनके बारे में बॉडी बना के उसमें वो जान सके कि हाँ भी ये क्वालिटी हमारे कर्मचारी की बेस्ट है, वो मतलब हमें मिले। और वर्दी के नाम पे मैडम ये वर्दी दे रखी है, हमारे को बेस्ट वर्दी अच्छी मिल जाए, ना सर्दी की मिलती है ना गर्मी की मिलती है, ये भी बड़ी समस्या है। हमारे पैसे तो नहीं मिलते ना? नहीं, हमारे को कोई पैसा नहीं मिलता और वर्दी भी नहीं मिलती। आपको कहते हैं वर्दी पहनना, तो कहाँ से पहन मैडम? ये भी बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे सामने। ये रिफ्लेक्टर में वर्दी नहीं है, बेसिकली रिफ्लेक्टर का रूल क्या है कि ये जो नाइट में काम करते हैं उनके लिए आपको पता है, और ये अब इसको पहना देते हैं तो दिन में तो ये जब सूरज की गर्मी लगेगी तो ये बहुत गर्म करता है,
प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए उनके पास। यहाँ ये एनसीडी के कर्मचारी हैं, बहुत सारे जोनों में मेरे ख्याल से ड्रेस दे भी रहे, साउथ जोन में भी दे रहे हैं ड्रेस। मैडम एक और आपका आप राउंड पे गए थे वार्ड 48 में, आपने देखा उधर कंट्रोल सेंटर कितनी बुरी हालत, जर्जर हालत। मैडम मेरी माताएं बहनें जब अब लेडीज आप सुन सकती हैं, वहाँ पे ना टॉयलेट की सुविधा है ना बाथरूम की सुविधा, हमें मतलब फिर होता है मैडम हम किसको बयान करें। आज इस बात की वजह से हम यहाँ आ पाए और आप क्या बोल पा रहे। मैं तो कई बार कोशिश करता हूँ कि आप तक वो बात पहुँचा सकूँ। तो मैडम रिक्वेस्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट सेंटर आप जेई एक्शन जिसको भी बोले तो मैडम वो जल्दी से जल्द शुरुआत हो उस पर काम, और जहाँ नहीं है उसको अवेलेबल कराए। आपकी तरफ से हमने आदेश दिए थे, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से जो 1923 का रूल है उसके हिसाब से आप उसका वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी पैसा बनता है लगभग 40-50 लाख रुपये बनेगा वो। फिर एमएस एक्ट में हमारा एमएस एक्ट जो है मैनुअल स्पेलिंग एक्ट जो है उसमें सेक्शन 10 में और सेक्शन 7 में ये क्लॉज है कि जो कर्मचारी काम करता है उसका 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना ही चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, वो किसी भी व्यवस्था में काम करता है। अगर वो नहीं है तो वो कौन देगा ये आप इंश्योर करें। एक तो एमएस एक्ट का ये हो गया। दूसरा, अगर वो कर्मचारी SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है और क्योंकि वो इंसिडेंट होके मरा है तो उसकी हम लोकल थाने में FIR करवा करके उसको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कनेक्ट करके 4,25,000 रुपये FIR पे और 4,25,000 रुपये पोस्टमार्टम पे मिलते हैं। टोटल 8.5 लाख रुपये उसको मिलते हैं SC/ST एक्ट के हिसाब से। अगर कोई भी, ये सबके लिए प्रावधान है, जो भी SC/ST का एम्प्लॉई होगा अगर वो कहीं मर जाता है तो फिर उसका जो EPF आप काट रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया EPF की डिटेल नहीं है तो उसकी EPF की वो निकलवा करके EDLI से लमसम 7 लाख रुपये वो मिलेंगे उसको। और पेंशन GPF का तो जो एज पर रूल है आपका है ये। एक जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया था साहब ने कि कंपनसेशन ग्राउंड पे उसको परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया, तो वो आप देखिए परमानेंट था ना, नहीं तो परमानेंट है तो उसके आश्रित को परमानेंट नौकरी देंगे ना आप। कौन है फैमिली आपको पर्सनली उनको बुला करके उनको बीच में कोई ना रहे। अगर और किसी को कोई डाउट हो, मेरी बात समझ में आ गई ना सबको जो आपने कहा था, ठीक है ना? तो अगर उस हिसाब से चलेंगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास मिलने से परिवार को। वो सारी रिपोर्ट हम कमीशन से भी मांग के इंश्योर करेंगे, मिनट्स में भी लिख लेंगे साहब। मुझे ये कच्ची नौकरी की है ना, पक्की नौकरी कच्ची नहीं अभी बोला है ना, वही तो पक्की नौकरी है वो पक्का था तो पक्की नौकरी मिलेगी, पक्का है। अरे टाइम भी नहीं लगेगा, ये ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा किसी के आगे पीछे, और किसी से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो आप सर को संपर्क करो, पहले इसी साहब को संपर्क करो, नहीं कोई रिस्पॉन्स आ रहा तो इसको पक्की नौकरी देनी तो देंगे। ये तो आप हेडक्वार्टर लेवल से आपको प्रपोजल बना के परस्यू करें कि भाई जब पक्का था तो उसको हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ये नियम है कि अगर कोई नगर निगम का कर्मचारी मर जाता है जो पक्का है तो उसको पक्की नौकरी मिलेगी। अगर वो कच्चे पे रहता है तो उसको कच्चे पे लगा करके बाद में उसको परमानेंट के लिए जो भी प्रोसीजर है वो किया जाता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही चल रहा था, जो 89 डेज का देते हैं, SSC दे देते हैं, वो कायदे से होना नहीं चाहिए। और हम खुद भी उसके लिए अपने यहाँ से एक वो भेज रहे हैं गाइडलाइन के लिए, ये नहीं कि पॉलिसी में चेंजेस करो, 89 डेज में कैसे होगा। तो ये मान लीजिए इनका हस्बैंड डेथ कर गए तो सीट खाली हो गई, अब आप वहाँ किसी को इंगेज करेंगे तो इससे बड़े इनके परिवार को परमानेंट नौकरी क्यों देते हैं आप? उनकी सूची बना कर दो। और मैडम जिसके लिए हम आए हैं वो तो उनके घर में रेगुलर पक्की नौकरी और जो भी उनका पैसा बनता है तुरंत रिलीज हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई।